हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का 4th लेक्चर। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, हमारे पीरियोडिक ट्रेंड्स को पढ़ेंगे, उसकी एक्सेप्शंस देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। ओके, तीनों टर्म्स का एक ही मतलब है। हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, अगर हम देखें, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो फोर्स इंटू के Q2 एंड Q1 R²। ओके, K क्या है हमारा कांस्टेंट, Q1 Q2 हमारे चार्जेस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पे, और R है हमारा डिस्टेंस। अब देखो, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि स्ट्रॉन्ग है। अब उसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी, उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब हमारे आउटर मोस्ट शेल से या वैलेंस शेल से या मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपको बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को या फिर आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब जब इसकी आप डेफिनेशन लिखोगे, आपको 2 वर्ड्स जो हैं वो डेफिनेटली आपको लिखने हैं, तभी आपकी डेफिनेशन राइट मानी जाएगी। जैसे लिखेंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी इज amount of energy required to remove most loosely bound electron from isolated gaseous atom। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। आइसोलेटेड गैसियस एटम में ही हम देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब आइसोलेटेड का मतलब क्या है? आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है फ्री एटम। फ्री एटम मतलब एक तरह से बोलो जो किसी के साथ बॉन्डेड ना हो, या तो फिर वो हम बोल सकते हैं अकेला हो। ओके, जो हमारा अकेला एटम हो। ओके, अब देखो, अगर हम बात करें मेटल स्टेट की, मेटल हमारी सॉलिड स्टेट में होती है। सॉलिड स्टेट में जो हमारे एटम्स होते हैं बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, वो फ्री एटम्स थोड़ी होते हैं, अकेले अकेले थोड़ी होते हैं। तो अकेले अकेले एटम हमारे कौन सी स्टेट में होते हैं? गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में ही हमारे एटम जो होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। हमारा फ्री होना चाहिए एटम, अकेला होना चाहिए, तभी हम उसमें आयनाइजेशन एनर्जी देख पाएंगे। तो आइसोलेटेड एटम हमारे गैसियस स्टेट के एटम्स ही होते हैं, इसलिए हम इसको गैसियस स्टेट में देखते हैं। इसलिए हमें ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी डेफिनेशन सही होगी। अब अगर इसकी रिएक्शन की बात करें, मेटल को लेंगे हम गैसियस फॉर्म में, इसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव कैटायन, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर। इस रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा H की वैल्यू देखें, हीट की वैल्यू देखें, इस रिएक्शन के लिए हीट की वैल्यू देखें, तो बताइए पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? क्योंकि ये जो हीट है यही हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। अब हमें डेल्टा H के बारे में पता होना चाहिए। नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है? नेगेटिव तब होता है जब हमारी रिएक्शन में से एनर्जी रिलीज होती है। जब हमारी रिएक्शन एनर्जी रिलीज करती है तो डेल्टा H हमारा नेगेटिव होता है। पॉजिटिव जब एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, जब हमारी रिएक्शन कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करती है या हम उसको एनर्जी देते हैं तो होती है हमारी पॉजिटिव एनर्जी। ओके, अब इस रिएक्शन के लिए बताओ, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तभी तो वो एब्जॉर्ब करके वो इलेक्ट्रॉन को दे पाएगा, क्योंकि हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमें इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी ये बाहर निकल पाएगा। ओके, तो ऐसी रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज करती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा हमारी पॉजिटिव होगी, और ये जो हमारी रिएक्शन होती है आयनाइजेशन एनर्जी की, वो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, तो ये बातें आपको याद रखनी है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी, क्योंकि रिएक्शन में हमें हीट को देना पड़ता है,
और रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक होती है। इतनी बार नोट डाउन करो जल्दी से। अब बात करें अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स की, हम इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। यूनिट्स किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ओके, इन फॉर्म्स में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ये हमारे यूनिट्स है आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। ये आपको न्यूमेरिकल में आ जाता है कई बार क्वेश्चंस में। आपको नोट्स में क्वेश्चन दूंगी, उसमें देखना क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि हमें किलो जूल में वैल्यू दी हुई है, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है। ओके, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी होगी, किलो जूल में कन्वर्ट करनी है, तो हम इससे कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की, अब देखो अगर हमने मेटल जो हमारा गैसियस है उसमें से हमें अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इसमें से हमें ये जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, अब इस कैटायन में से हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हम उसको बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, 2 पॉजिटिव बन गया अब यहाँ पे। अब इस 2 पॉजिटिव में से अगर हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो ये बनेगा 3 पॉजिटिव और इसको बोलते हैं हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस एनर्जीज का ट्रेंड देख लीजिए। पहले जो हमारी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमेशा सबसे ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंड एंड एज कंपेयर टू फर्स्ट। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था, पहली बात तो पहले ही मुश्किल था, इसलिए हमें एनर्जी देनी पड़ी। चलो हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वो आ गई हमारी ये। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ का चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है, चार्ज बढ़ गया मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई है। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है, अब हमें और ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसको बाहर निकालने के लिए। अब यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकालना है तो हमें और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारा पर इलेक्ट्रॉन चार्ज अब बढ़ गया है, अब और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई है। तो इसलिए हमें जो हमारी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो फर्स्ट से ज़्यादा होगी। ऐसे ही अब हमने यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए हैं, इसका मतलब पर एटम जो चार्ज है अब और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। इसलिए जो हमारी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जब हम M2 पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम M3 पॉजिटिव बनाते हैं तो वो और भी ज़्यादा होती है। मतलब हमारी ये जो ट्रेंड है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये हमेशा सेम रहेगा, इसमें कभी कोई एक्सेप्शंस नहीं आएंगी, ये हमेशा ट्रू रहेगा। ओके, ये बात जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर हम बात करें अब दूसरे वे से, अगर हमें एक्सप्लेन करना हो आयनाइजेशन एनर्जी को, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी एक तरह से मेजरमेंट है कि कितनी इजीली हम इलेक्ट्रॉन को एटम में से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगी, उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ईजी होगा। तो ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम द एटम, ये होती है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की, उसकी मेजरमेंट। ओके, अब अगर बात करें कि एक्सपेरिमेंटल बात करें, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज इसकी कैसे आती हैं। डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, उसमें गैसियस फॉर्म में हम मेटल को भर देते हैं, मतलब मेटल के वेपर्स हम उसमें भर देते हैं, उसमें हम फिर इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करवाते हैं। ओके, हमें अगर थोड़ी एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रिक करंट की इंटेंसिटी कम होगी, थोड़ी ज़्यादा चाहिए हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो उसकी इंटेंसिटी हम इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से हम उसकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। ओके, ये तो होगी एक्सपेरिमेंटल बात। और अब अगर हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो फर्स्ट है हमारा एटॉमिक साइज। अब देखिए साइज हमारा अगर स्मॉल होगा और ये हमारा साइज थोड़ा सा हम बिग बना लेते हैं, तो देखिए किस में हमारी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। देखो हमारा साइज स्मॉल है
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ज़्यादा क्लोज है। ज़्यादा क्लोज का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो यहाँ पे हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी ना, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में एज कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी एज कम्पेयर टू स्मॉल एटम। तो यहाँ पे हमें एनर्जी थोड़ी कम लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब इतनी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो लो होगी। तो इससे हम ऐसे कह सकते हैं जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है हमारे साइज के। साइज स्मॉल होगा, आयनाइजेशन एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी। साइज ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारी लो होगी। ओके, सेकेंड अगर हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो जैसे जैसे हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, देखो ये है हमारा चार्ज और ये है हमारा चार्ज। यहाँ पे हमारा चार्ज कम है, यहाँ पे चार्ज हमारा ज़्यादा है। चार्ज कम ज़्यादा का क्या मतलब है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्ट करने की हमें इलेक्ट्रॉन जो हमारा अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो कम है या ज़्यादा है। अगर अट्रैक्शन हमारी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो हमें ज़्यादा लगेगी। ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, अब क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ऐसे ही चार्ज हमारा कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी कम होगी, तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ओके, तो हम इससे बोल सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज को वैसे हम Z से डिनोट करते हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से ही तो हमारे एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसलिए Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आयनाइजेशन एनर्जी। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि हमारा न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, यहाँ से हमें पता लगा कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और उतना ज़्यादा हमें आयनाइजेशन एनर्जी, उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब अगर मैं बात करूँ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ये हमें कैलकुलेट करना मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वो पहले देख लीजिए। अब देखो जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट की पावर होगी, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है, हमारे जो इनर हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन करते हैं। मतलब एक तरह से यहाँ पे स्क्रीन बना लेते हैं ताकि हमारे जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो वो अट्रैक्ट ना कर पाए। कैसे वो स्क्रीन बना लेते हैं वो मैंने लेक्चर में बताया, तो प्लीज़ आप पहले प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। तो देखो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो पाए, इसलिए वो स्क्रीन बना देते हैं यहाँ पे। अब देखो जितनी ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा ये जो हमारा चार्ज होगा Z इफेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता था, एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, की एक्चुअल चार्ज जो फील कर रहा है हमारा आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे निकालते थे, न्यूक्लियर चार्ज में से माइनस करते थे हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू को, उससे हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकलता था। अब देखो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, Z इफेक्टिव हमारा डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें से जितनी ज़्यादा वैल्यू हम कम करेंगे उतनी कम वैल्यू आएगी ये। ओके, तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने का मतलब क्या है कि हमारे जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है उतना कम चार्ज फील करेंगे। जितना वो कम चार्ज फील करेंगे इसका मतलब उसकी अट्रैक्शन जो होगी न्यूक्लियस के टुवर्ड्स वो कम होगी, और जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो भी हमें कम लगेगी इसको निकालने के लिए। सिंपल वे में आपने समझना हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीजेस, किसकी, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स की, और हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, उसकी वजह से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी भी डिक्रीजेस। ओके, ये आप लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ इसका फैक्टर पेनिट्रेटिंग पावर।
पेनिट्रेटिंग पावर या पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब देखो जितनी ज्यादा हमारी पेनिट्रेटिंग पावर होगी, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब जितना हमारा ऑर्बिटल या हमारी शेल न्यूक्लियस के जितने ज्यादा क्लोज होगी, उतनी ज्यादा वो उसकी अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, उतना ही मुश्किल होगा हमारे उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना। अगर और हमारी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, एस की हमारी सबसे ज्यादा होती है, एस ऑर्बिटल की, एस शेल की, पी ऑर्बिटल की उससे कम, डी की उससे कम और एफ की उससे कम। अगर हम आपसे पूछें, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से आए, हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस आए हमें किसी मेटल की, अगर बोले हमें 2s में से 2p में से 2d तो होता नहीं है, ठीक है, 2s एंड 2p में से अगर हमने पूछना हो कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो हम बोलेंगे 2s की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। क्यों ज़्यादा आएगी? जो s ऑर्बिटल है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, मतलब वो न्यूक्लियस की ज़्यादा क्लोज है, न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होने की वजह से उसकी अट्रैक्शन ज़्यादा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो इसके लिए हमें हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी उसको हाई देनी पड़ेगी। एनर्जी हाई देनी पड़ेगी तो यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम है एज कम्पेयर टू एस। ओके, एक और एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको पूछे आपको 3s 3p एंड 3d में से किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, तो हम बोलेंगे 3s की, फिर 3p की एंड फिर 3d की। अच्छा, अगर ऐसे हो कि यहाँ पे शेल नंबर डिफरेंट हो, तब नहीं हमने ये ट्रेंड फॉलो करना, ठीक है, शेल नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है, अगर शेल नंबर इंक्रीज कर जाए तो हमारी आयनाइजेशन के इफेक्ट डिफरेंट होते हैं, तो शेल नंबर सेम होना चाहिए, फिर आप sp-d से आप कंपेयर करना। ओके, पेनिट्रेटिंग पावर समझ में आ गई आपको, एस पी एंड डी एंड फिर एफ की। एस की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है क्योंकि ये स्फेरिकल शेप का होता है, न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है। पी हमारे जो होते हैं उसके ऑर्बिटल थोड़े डिफ्यूज होते हैं, डी के तो और भी ज़्यादा डिफ्यूज होते हैं, फैले हुए होते हैं, और हमारे एफ के तो बहुत ज़्यादा फैले होते हैं, तो हमारे न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस से क्लोज होने की वजह से ज़्यादा डिफ्यूज नहीं है ये, न्यूक्लियस के क्लोज है, ज़्यादा फैला हुआ नहीं है ये, इसलिए इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। लास्ट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जितनी भी हमारी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके लिए जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी वो हाई हो जाएगी। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, देखिए, एक होती है हमारी हाफ फिल्ड, यही होती है ना हमारी स्टेबल, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। जिसकी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड मिल गई, मतलब उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी। हाफ फिल्ड जैसे हमारी पी में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, ठीक है, डी में 10 और एफ में 14। एक तो फुल फिल्ड ये होगी। हाफ फिल्ड का मतलब पी में 3 हो, डी में 5 हो, एफ में 7 हो, ये हमारी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जहां दिख गई मतलब हमारे आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा। ओके, नोट डाउन कर लो इतनी बात। फर्स्ट हमने क्या करा था, साइज जो था हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आयनाइजेशन एनर्जी के। सेकेंड हमने बात करी थी न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियर चार्ज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन था आयनाइजेशन एनर्जी के। थर्ड हमने बात करी थी स्क्रीनिंग इफेक्ट की, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शन था आयनाइजेशन एनर्जी के। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती थी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती थी, यही होता था ना, जितने ज़्यादा वो स्क्रीन कर पाएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम फील कर पाएंगे बाहर वाले, उतनी कम हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। फोर्थ हमने क्या करा, पेनिट्रेटिंग पावर करी एस की ज़्यादा, फिर पी की, फिर डी की एंड फिर एफ की। नेक्स्ट हमने करा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये सब बातें आप नोट डाउन कर लीजिए एज सच। चलिए अब करते हैं हम ट्रेंड की बात। पहले हम नॉर्मल ट्रेंड देख लेंगे, उसके बाद हम एक्सेप्शंस पे जाएंगे। पीरियोडिक ट्रेंड या वेरिएशंस बोल सकते हो। अब वेरिएशंस हम कैसे देखते हैं, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप।
अलोंग द पीरियड देखो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, ये सब हम पहले अब पढ़ चुके हैं। अलोंग द पीरियड हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करता है। उसकी वजह से चार्ज इंक्रीज होने की वजह से हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होती है, क्योंकि शेल नंबर तो हमारा बढ़ नहीं रहा, शेल नंबर तो हमारा सेम रह रहा है। तो शेल नंबर सेम रह रहा है, इलेक्ट्रॉन वहीं पे है हमारे, आउटर मोस्ट शेल सभी के लिए सेम है, लेकिन चार्ज हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, तो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती जा रही है और हमारा साइज भी स्मॉल होता रहता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी की जरूरत का मतलब हमारी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो हमारा अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। ये बात लिख लो। डाउन द ग्रुप अगर हम देखें, डाउन द ग्रुप, अब बताइए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली इधर इंक्रीज करी तो इधर तो डिक्रीज ही होगी, लेकिन क्यों होगी? नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे इंक्रीज होती हैं। ठीक है, ऐसे होता है ना कि रब से फरियाद, एफ नहीं हम लेंगे क्योंकि फ्रांशियम जो होता है हमारा रेडियो एक्टिव होता है, एफ आर नहीं लेंगे। ठीक है, इसमें देखो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं। ठीक है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, उसकी वजह से हम पीछे पढ़ते आए हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। इसका मतलब शेल इंक्रीज करने का मतलब हमारा साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज करने का मतलब जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जो आउटर मोस्ट शेल में होगा, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाएगी, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा इजी होता जाएगा, तो हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू लो होती जाएगी। तो इस साइड हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू लो। ओके, नोट डाउन कर लो, इस साइड हमारा नंबर ऑफ शेल की वजह से और इस साइड हमारा न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। ओके, फिर हम एक्सेप्शंस देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं। अब देखिए अलोंग द पीरियड हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमारी इंक्रीज करती है। तो मतलब हमारा फर्स्ट पीरियड में क्या है? हाइड्रोजन, फिर है हमारा हीलियम। इसका मतलब हमारी हीलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हाईएस्ट होगी ना। इस साइड को हमारा इंक्रीज करता जा रहा है ना, इस साइड को हमारा इंक्रीज करता जा रहा है, और यहाँ पे हमारा कौन है? सबसे ऊपर हीलियम, उससे नीचे तो हमारा डिक्रीज कर रहा है, डाउन द ग्रुप तो हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, इसमें से सबसे ज्यादा टफ होगा हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो हाईएस्ट तो ये हो गई। लोएस्ट किसकी होगी? हमारे सीजियम की, क्योंकि फ्रांशियम को हम नहीं देखते क्योंकि ये क्या है? हमारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, इसको नहीं देखेंगे हम। जो सीजियम है इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा इजी होगा, क्योंकि देखो पहले तो ये फर्स्ट ग्रुप में लाई कर रहा है। ओके, उसके बाद हमारे डाउन द ग्रुप हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती रहती है, तो इसलिए सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की फॉर सीजियम। ये बात भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एक्सेप्शंस, अब जैसे हम पीरियड नंबर 2 की बात करें, पीरियड नंबर 2 में क्या आता है हमारा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। न्यूक्लियर चार्ज हमारा +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 एंड +10। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए जरा इसकी, क्या आ जाएगी? 1s2 2s1। ओके, इसकी 1s2 2s2, इसकी आ जाएगी 1s2 2s2 2p1, इसके लिए 2p2 2p3 2p4 2p5 एंड 2p6। अब देखिए हमारा ट्रेंड क्या होना चाहिए? अलोंग हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो हमारा ये क्या होना चाहिए? ट्रेंड क्या होना चाहिए? इस टाइप से सबसे ज्यादा नियोन की होनी चाहिए इसमें। लेकिन यहाँ पे होता क्या है? अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे कोई आपको हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई दे रही है? देखो, सबसे पहले हमारा बेरिलियम, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर 2p3 हमारा नाइट्रोजन, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा? इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से
इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू एक्सेप्शनली हाई हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो जाएगी, सिर्फ अपने साथ वाले एटम से ही हाई होगी। अगर हमने यहाँ पे अगर हमने ट्रेंड लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आएगा हमारा लिथियम, ये चला जाएगा हमारा यहाँ पे और ये चला जाएगा हमारा यहाँ पे। फिर हम लिखेंगे बोरोन, फिर बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम की बोरोन से ज़्यादा हो जाती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? ड्यू टू फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इस तरह से लिखेंगे, आपकी नोट्स में ग्राफ से समझाया हुआ है और लाइंस में लिखी हुई है हर एक बात, तो अब नोट्स में ज़रूर देखना उसको, ठीक है? ग्राफ से भी आपको समझाया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा आएगा कार्बन, फिर अब यहाँ ये चले जाएगा आगे, इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पीछे, नाइट्रोजन आगे, फिर आ गया हमारा फ्लोरीन एंड नियोन। तो ये आएगी हमारी राइट ट्रेंड, ये आएगा हमारा राइट ट्रेंड फॉर पीरियड नंबर 2। सभी पीरियड्स में इसी टाइप से होगा। पीरियड नंबर 3 की देखिए क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ओके, इसी टाइप से होगा। इसमें भी हमारा मैग्नीशियम 3s2 आ जाएगा, क्योंकि हमारे बेरिलियम के नीचे ही है तो 3s2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा फॉस्फोरस आ जाएगा 3p3। ओके, ये हाफ फिल्ड, ये फुली फिल्ड। फिर से इनके जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हैं वो फ्लिप कर जाएंगी, मतलब इसके साथ वाले से इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा ट्रेंड क्या हो जाएगा? सबसे कम सोडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, फिर सल्फर, फिर फॉस्फोरस, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लिप हो जाएगा, फिर क्लोरीन एंड फिर आर्गन। ये हो जाएगा हमारा ट्रेंड। ओके, इसी टाइप से सभी हमारे जो पीरियड्स हैं उनमें वैल्यू इसी टाइप से हमारी फ्लिप करती जाएगी सभी पीरियड्स में, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 4s2, 5s2, यहाँ पे 3p3, 4p3, 5p3 है ना, इस टाइप से आएगा। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से यहाँ पे जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हाई हो जाती है। हमारे ग्रुप में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ग्रुप में हमारे सेम रहता है, हमारी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती हैं, तो उसकी वजह से हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी लो हो जाती है डाउन द ग्रुप। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, जो एक्सेप्शन थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इनमें से बताना है आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू किसकी लो है। फर्स्ट है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से, सेकंड है हमारा क्लोरीन एंड फ्लोरीन में से, थर्ड है हमारा सोडियम एंड सोडियम आयन में से, लास्ट है हमारा पोटाशियम एंड ऑर्गन में से। ओके, फर्स्ट अगर हम देखें इन दोनों में से आपको बताना है कि किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू लो आएगी। तो फर्स्ट इसकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन से ग्रुप में आता है, हमारे 15 में, और ये हमारा 16 में। इसका मतलब इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कौन से पीरियड में आता है, हमारा 2 में, दोनों हमारे सेकेंड पीरियड में होंगे, इसका मतलब शेल हमारा होगा 2। और ये हमारा दोनों के दोनों ये हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2p एंड 2p। 2p के पहले क्या आता है 2s, तो हमारे 2s2 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 हो जाएगा, 2s2 एंड 2p 4 हो जाएगा। ये ट्रिक मैंने आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मैंने बताई हुई है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का फर्स्ट लेक्चर आप चेकआउट कर लेना, ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको नहीं पता। चलिए अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए 2p3 और ये है हमारी 2p4, 1 2 3 एंड 4। ये क्या है हमारी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू जो हमारी बाकी होती हैं। तो इसका मतलब इसके लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होगी वो ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि शेल नंबर का तो कोई डिफरेंस नहीं। अगर शेल नंबर का डिफरेंस होता तब भी हम बोलते, ठीक है, शेल नंबर भी हमारी सेम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी हाफ फील्ड है, इसलिए हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इसके लिए ज़्यादा आएगी और इसके लिए कम आएगी। इस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। सेकेंड हमने देखना हो क्लोरीन एंड फ्लोरीन में से। क्लोरीन हमारे दोनों 17 ग्रुप के मेंबर्स हैं, मतलब एक तो पी ब्लॉक के, ठीक है, यहाँ पे पी तो आएगा ही। कौन सी हमारे पीरियड नंबर, इसका पीरियड नंबर हमारा 3 है, इसका 2 है, इसका मतलब 3p एंड 2p। इसके आगे 3s आएगा, इसके आगे 2s आएगा।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में 7 and 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, तो 3s2 and 3p5, 2s2 and 2p5। ओके, ये हमारी ट्रिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अब देख लेना आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की कैसे लिखते हैं हम। चलिए अब यहाँ पे देखो शेल नंबर हमारा क्योंकि इलेक्ट्रॉन से तो अब हम देख नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है, हमारी जो p ऑर्बिटल में भी हमारी 5 सेम है। अब हम क्या देखेंगे, शेल नंबर देखेंगे। अब हम वैसे भी देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, डाउन द ग्रुप क्या होता है हमारा, शेल नंबर इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है, इसका मतलब हमारी आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे हमें सीधा शेल नंबर से पता लग गया, और हमें डाउन द ग्रुप भी हमें पता है आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू लो आएगी, किसके लिए, हमारे क्लोरीन के लिए, और हमारे लिए आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी हमारे फ्लोरीन के लिए, क्योंकि हमारा फ्लोरीन पहले आता है और डाउन द ग्रुप हमारी वैल्यू डिक्रीज करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सोडियम एंड सोडियम आयन की, अब देखो सोडियम में देखो हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ही देख रहे हैं। अब सोडियम आयन की बोला, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी देख रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में ही करा ना, अगर हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तब ये पॉजिटिव बनता है ना, तो इसकी तो हम फर्स्ट ही देख रहे हैं, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती थी कि टाइन में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, ठीक है, उसको हम बोलते थे सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी। और मैंने आपको पहले ही बताया जो सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो फर्स्ट से ज़्यादा होती है, इसका मतलब कि इसके लिए हमारी आयनाइजेशन इंथैल्पी जो कैटायन है हमारा उसके लिए ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से देखना हो तो आप उससे भी देख सकते हो। देखो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मतलब Na पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा चला गया होगा, इससे पीछे हमारी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है 3s में 0 आ जाएगा, 2p6 आ जाएगा। 2p6 हमारी स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी वजह से भी इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, लास्ट की बात करें तो ये हमारी है नोबल गैस और ये हमारी नॉर्मल एलिमेंट है। हमें पता है जो हमारी नोबल गैसेज होती हैं उनकी जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो सबसे हाईएस्ट होती है, क्योंकि वो लास्ट में आती है ना हमारे पीरियोडिक टेबल में, और हमारे लास्ट में जो हमारी वैल्यूज है आयनाइजेशन पोटेंशियल की वो सबसे ज़्यादा आएंगी, क्योंकि अलोंग द ग्रुप हमारी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के किसी की भी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना करते हैं, कल हम करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ज़रूर। ओके।